यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 34 देखते हैं। महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन हैं इसमें। सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। अच्छे से करने की मेरे साथ कोशिश करना, सभी क्वेश्चनों को, और साथ ही साथ आंसर भी देते रहना। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी की जैव विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी की जैव विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में दिए हुए हैं ये कथन। इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है इसमें, वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन पहली बार 2017 में हुआ था। तो देखो, पहला सही है इसमें, क्योंकि वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन 2017 में ही हुआ था और यह पेरिस में हुआ था। ठीक है। दूसरा है इसमें, छठे वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में गैबोन में किया गया। तो ये भी ठीक है। तीसरा है इसमें, वन प्लेनेट पोलर शिखर सम्मेलन ग्लेशियरों एवं ध्रुवों के संरक्षण हेतु नवंबर 2023 में पेरिस में आयोजित किया गया। तो देखो, ये भी ठीक है। तीसरा भी सही है इसमें, क्योंकि पृथ्वी की जैव विविधता के वो जो है ध्रुवों एवं ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 2023 में पेरिस में ही किया गया है। आगे देखो, COP28 में परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2030 तक 2 गुना करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। तो देखो, ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें 2 गुना नहीं है, ये 3 गुना। COP28 में परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जो है जाहिर की गई है। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन डी। देखो, COP28 हुआ है, दुबई में हुआ है, UAE में दुबई में हुआ है COP28। ठीक है। COP27 हुआ था मिस्र में शर्म अल शेख में, और COP26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। याद रखना इन सभी को भी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड महत्वपूर्ण परीक्षण है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, ये जो परीक्षण किया जाता है ये कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में सूक्ष्म जीवों द्वारा जो खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा है उसको भी मापता है, याद रखना। तो ये परीक्षण जो है ये जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद कर लेना इसे। भारत में दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? अब दक्षिण की ओर चलोगे तो आपको इन नदियों का क्रम देखना है, यानी उत्तर से दक्षिण देखना है। बताइए, सबसे उत्तर में कौन सी होगी इन चारों नदियों में से? श्योक, स्पीति, जास्कर और सतलज में से बताइए। बताओ क्या जवाब होगा इसमें। देखो, उत्तर से दक्षिण करोगे तो इसमें सबसे पहले तो आएगी श्योक नदी। ठीक है, श्योक आएगी सबसे ऊपर, उसके बाद आएगी जास्कर। ठीक है। और ये दोनों नदियां जो हैं श्योक और जास्कर, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसके बाद आएगी आपकी जास्कर हो गई, इसके बाद स्पीति आएगी, और सबसे एंड में इसमें सतलज आ जाएगी, सतलज। ठीक है। तो देख लो, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज, इसका ऑप्शन भी सही जवाब है वैसे तो। ठीक है। और देखो, स्पीति नदी जो है ये सतलज की सहायक नदी है, सतलज भी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की नदी सहायक नदियों में देखते होंगे आप झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये 5 नदियां हैं सिंधु की सहायक, काफ़ी पूछी जाती हैं। इनका क्रम भी है उत्तर से दक्षिण, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आप में से कोई बता सकता है कि इन 5 नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो ओनली भारत में प्रवाहित होती है? भारत में, फिर दूसरी यानी सतलज में मिल जाती है, फिर आगे वो सिंधु में मिल जाती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो ओनली भारत में प्रवाहित होती है इन 5 में? तो देखो, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति बतानी है। देखो, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। गोंड जो जनजाति है भारत की सबसे बड़ी है, और ये जो पाई जाती है छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो, गोंड जो शब्द है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है तमिल शब्द से, यानी तमिल शब्द, गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है तमिल शब्द से मानी जाती है, और जिसका अर्थ होता है पर्वत।
ठीक है, गोंड शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्वत होता है। और यह जनजाति जो है अधिक संख्या में देखोगे आप तो मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो काफ़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है ये। और देखो इस समुदाय का जो प्रमुख व्यवसाय है ना, पूछा जा सकता है कि गोंड जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो कृषि और पशुपालन है। इनकी भाषा का संबंध जो देखोगे आप तो द्रविड़ जो भाषा है, दक्षिण भारत की जो द्रविड़ भाषा है उससे संबंधित है इसका। ठीक है, आगे देख लो, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? इन चारों में देखना है आपको, बताइए। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, पूर्व में कौन सा है इन चारों में? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं एक दो, तो देखो इसे करने की कोशिश करें। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु, चलो मैप से देखते हैं इसे, थोड़ा देखो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो लखनऊ कहाँ पर है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ देखो ये रहा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद देखो भोपाल, भोपाल ये रहा। भोपाल के बाद देखते हैं अब हैदराबाद, हैदराबाद ये तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है, हैदराबाद ये रहा। इसके बाद देखो बेंगलुरु कर्नाटक में। तो अब इन सभी में देख लो आप सबसे पूर्व में कौन सा है, तो देखो आप देख पा रहे हैं इन चारों में, चारों में सबसे पूर्व में कौन सा है, तो लखनऊ है, स्पष्ट है, देख लो लखनऊ सबसे पूर्व में है। और सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ेगा इसमें से? बेंगलुरु। और दक्षिण में भी बेंगलुरु है, उत्तर में भी लखनऊ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ सबसे पहले आएगा पूर्व में, ठीक है, लखनऊ एक पर आ जाएगा, इतना तो निश्चित हो गया। और सबसे एंड में आएगा इसमें बेंगलुरु। तो देख लो लखनऊ कौन से में, क्या पूछा है इसमें, कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो एक ही पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ सी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। देखो 4 प्रकार के होते हैं ये ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, चार प्रकार के 4 होते हैं ये ग्रैंड स्लैम जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। उसमें से ये पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? लॉन टेनिस के बाद कौन सा होता है? देखो लॉन टेनिस के बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। और देखो एक चीज़ बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है सामान्यतः ये होता है जनवरी माह में, ठीक है। और जो फ्रेंच ओपन होता है वो मई माह में होता है, और विंबलडन ये जून माह में होता है। उसके बाद जो न्यूयॉर्क, उसके बाद जो वो होता है क्या बोले, अमेरिकन ओपन जो होता है न्यूयॉर्क में होता है, सितंबर महीने में होता है, ठीक है। और देखो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीते हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, उन्होंने जीते हैं। उसके बाद राफेल नडाल हैं स्पेन के, और तीसरे स्थान पर है रोजर फेडरर। सबसे अधिक उम्र तक खेलने वाले यानी नंबर 1 खिलाड़ी बने सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और अगर युगल में देखोगे तो भारत के हैं रोहन बोपन्ना, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, अभी मियामी ओपन भी जीता है उन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसमें आपको सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। देखो एक साइड में आविष्कारक दिए हुए हैं और एक साइड में आविष्कार लिखे हुए हैं, यानी एक साइड में आविष्कार और एक साइड में आविष्कारक। देखो रुधिर वर्ग का आविष्कार किसने किया था? यानी रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो देखो इसका हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4। होम्योपैथी की खोज की थी हेनीमैन ने, तो बी का हो जाएगा 3। हृदय प्रत्यारोपण, हृदय का जो प्रत्यारोपण है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? ये जो दिया हुआ है क्रिश्चियन बर्नार्ड, तो इसका 2 हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इसका 1 हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो देखो ये सभी मिलान देख लो, 4 3 2 1 इसका सही जवाब है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आद्यतम से प्रारंभ कर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी इनकी कालानुक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है इन सभी घटनाओं को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था। कब? कांग्रेस ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखना। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। तो ये हुआ था 1931 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड, देखो सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड है या सांप्रदायिक पंचायत कह सकते हो, ये अगस्त 1932 का जो प्रावधान है ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के लिए किया गया था इसका। तो कब है ये? 1932 कर दो। पूना समझौता, पूना की यरवदा जेल में हुआ था ये जो समझौता हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1932 में। देखो इसे सितंबर करो। और ये जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये भी 1932 का है, लेकिन ये अगस्त का है। इसे अगस्त पहले आएगा, सितंबर बाद में आएगा। साइमन कमीशन ये 1946 में आया। साइमन कमीशन 1927 में आया था। ठीक है, 1927 में इसका गठन किया गया था और ये 1928 में पहुंच गया था मुंबई। ठीक है, इसका विरोध काफ़ी किया गया था। साइमन कमीशन 1927-28 कर दो। वो कैबिनेट मिशन था 1940 का। ठीक है, तो देखो इन सभी में सबसे पहले तो आएगा 4। ठीक है, 4 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 और 3। 4, 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखो शिवाजी के बारे में बात करें, छत्रपति जो शिवाजी महाराज हुए, इनका जन्म हुआ था 1627 में, पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासकों के वंशज थे वो, और माता का नाम था इनकी जीजाबाई, देवगिरी के जो यादव वंश थे वहाँ से संबंधित थी ये। देखो शिवाजी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो शाहजी के मित्र थे दादा कोंडदेव, उनके द्वारा हुई थी शिवाजी की प्रारंभिक शिक्षा। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु इसमें पूछें तो ये आध्यात्मिक गुरु जो हुए हैं वो समर्थ रामदास हैं। कौन है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु? समर्थ रामदास। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समर्थ रामदास। और भी बताऊं इनके बारे में, जैसे शिवाजी ने अभियान भी किए काफ़ी फेमस। शिवाजी के शुरुआती अभियानों में देखते हैं तो बीजापुर के आदिलशाही सुल्तानों के खिलाफ किया इन्होंने। शिवाजी ने जो प्रथम विजय प्राप्त की थी वो तोरण का किला था, उस पर विजय प्राप्त की थी 1646 में, याद रखना 1646 में। और 1646 में ही इन्होंने राजगढ़ का जो किला है उसको भी जीत लिया था। 1647 में इन्होंने कोंडाना जो सिंहगढ़ का किला है उसको जीता। फिर 1654 में इन्होंने पुरंदर के किले पर अधिकार किया था। और 1656 में इन्होंने जावली का किला भी जीता था, जावली पर भी अधिकार किया था। ठीक है, और इसी तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ा लिया था। और पता है ये किसके टाइम में हुए थे? मुगल बादशाह था उस टाइम कौन था? औरंगजेब तो उस टाइम दक्कन का सूबेदार था। शाहजहाँ था उस टाइम जो बादशाह था। शाहजहाँ ने उस टाइम फिर दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था अपना। इसी वजह से औरंगजेब फिर दक्षिण से उत्तर भारत में गया था, फिर वहाँ पर युद्ध लड़े थे उसने, दारा शिकोह को और अपने तीनों भाइयों को हरा करके मार दिया और फिर खुद मुगल बादशाह बना था। फिर 1657 में इसने कोंकण के कल्याण एवं भिवंडी पर अधिकार किया था शिवाजी ने। ठीक है, बीजापुर के सुल्तानों को इनसे शिवाजी से असुरक्षा महसूस होती थी, इसी वजह से उन्होंने इन्हें मारने के लिए अफजल खां को भेजा था। बीजापुर के वजीर जो थे अफजल खां, उनको 1659 में भेजा गया था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी ने उसकी अपनी चालाकी और बहादुरी से हत्या कर दी थी। देखो एक ये अपने हाथ में बाघ नख बोलते हैं उसको पहना करते थे, उसी से उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर औरंगजेब आगे मैंने बता ही दिया, औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी तो अपना राज्याभिषेक कराया दूसरी बार औरंगजेब ने। और फिर 1659 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाया था और शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने उसको पराजित कर दिया था। और फिर आगे फिर औरंगजेब ने अपना बेटा था एक मुअज्जम, उसको दक्कन का सूबेदार बनाया था। देखो शिवाजी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना वो सूरत पर आक्रमण है।
जो बंदरगाह था सूरत का, वो यानी सूरत की लूट की थी इन्होंने 1664 में, ये पूछी जाती है महत्वपूर्ण। तो उस पर आक्रमण किया था और भारी लूट की थी। फिर शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब के द्वारा 1665 में भेजे गए थे आमेर के राजा थे जय सिंह, उनसे बाध्य हुए थे शिवाजी, मतलब अपनी पराजय सी हो रही थी उनकी तो संधि के लिए, और वो संधि हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में। ये भी पूछी जाती है कि पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। ठीक है, और फिर उस संधि के माध्यम से ही शिवाजी ने ये समझौते जो हुए उस संधि में कि 35 किलों पर अधिकार किया था शिवाजी ने, उसमें से 23 किले वापस किए गए शिवाजी के द्वारा, 12 किले अपने पास रखे गए थे। और अपने शिवाजी का पुत्र था संभाजी, उसको उसके साथ राज दरबार में यानी मुगल बादशाह के दरबार में पेश होना स्वीकार किया था, और संभाजी को ही 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। फिर शिवाजी और उसके पुत्र को मुगल बादशाह ने पेश होने के बाद गिरफ्तार कर लिया था धोखे से, और गिरफ्तार कर करके आगरा का जो जयपुर भवन है, आगरा के किले में जयपुर भवन है, उसमें कैद कर दिया था। लेकिन ये अपनी चालाकी से वहाँ से निकल गए थे। और फिर आगे 1670 में शिवाजी के द्वारा ही सूरत पर दूसरी लूट की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है इनके बारे में, देखो बताने को काफ़ी है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। फिर 1680 में ये कर्नाटक अभियान किया, 1680 में ही शिवाजी की मृत्यु हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के टाइम में अष्टप्रधान हुआ करते थे। शिवाजी की 3 पत्नियां भी थीं, एक थी साईबाई, एक सोयराबाई और एक पुतलीबाई। देखो साईबाई जो थी उससे इनका बेटा हुआ था संभाजी, सोयराबाई जो थी उससे बेटा हुआ था राजाराम, एक पुतलीबाई थी जो इनके साथ सती हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी के साथ 3 पत्नियों में से सती होने वाली कौन सी पत्नी थी। तो देखो सती जो हुई थी उसका नाम था पुतलीबाई, और बेटा जो संभाजी था इनका उसकी माँ थी साईबाई। ठीक है, और इनके जो अष्टप्रधान थे वो भी पूछे जाते हैं। पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे इनके टाइम में। पंत या मजूमदार जो होता था उसको राजस्व मंत्री कहा करते थे। देखो एक सर ए नौबत होता था, सर ए नौबत सेनापति कहलाता था। सुमंत भी पूछा जाता है, सुमंत विदेश मंत्री था। वाक्यानवीस भी पूछा जाता है, सूचना मंत्री था। और न्यायाधीश भी होता था। देखो एक पंडित राव था और एक सरनवीस था, ये होते थे। और देखो एक चीज़ और बता दूं कि शिवाजी के टाइम में 2 प्रकार के कर थे, जैसे एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। चौथ जो होता था ना वो कुल उपज का 1/4 यानी 1/4 भाग होता था। जितनी कुल उपज होती थी उसका 1/4 भाग 1/4 भाग कर के रूप में देना होता था, जिसे चौथ कहते थे। और देखो सरदेशमुखी ये कुल आय का, देखो चौथ तो कुल उपज का होता था, सरदेशमुखी होता था कुल आय का 1/10 होता था सरदेशमुखी। ठीक है, याद रख लेना, इन सभी को अच्छे से समझ लेना और पढ़ते रहना, शिवाजी के बारे में अच्छे से रट लो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। एक साइड में साहित्यकार दिए हुए हैं, एक साइड में रचनाओं के नाम लिखे हुए हैं। साहित्यकार देखो जियाउद्दीन बर्नी, क्या पूछा है इसमें, क्या ये सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित है। जियाउद्दीन बर्नी की ताज उल मासरी रचना है क्या, बताइए। देखो ताज उल मासरी की रचना तो सदरुद्दीन हसन निजामी के द्वारा की गई थी, तो ये तो गलत है, पहला तो गलत है। फवाद उल फवाद की रचना क्या अमीर हसन दहलवी ने की। देखो फवाद की जो रचना की थी शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में हुए हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया उनके द्वारा कही गई थी, रचना करी गई थी फवाद उल फवाद की। ये भी गलत है, फवाद उल फवाद कह सकते हो या फवाद उस फवाद, कुछ भी कह सकते हो। देखो किरान उस सादेन ये सही है इसमें, इसकी रचना अमीर खुसरो के जो द्वारा ही की गई थी। इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। खड़ी बोली का आविष्कार भी इन्हीं के द्वारा किया गया, यानी खड़ी बोली के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। और देखो अमीर खुसरो के द्वारा ही सितार और तबला नामक जो वाद्य यंत्र हैं उनका आविष्कार किया गया था। इसके अलावा कव्वाली की भी शुरुआत हुई थी, खड़ी बोली और कव्वाली की दोनों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। अमीर खुसरो जो थे दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके शिष्य थे, यानी अमीर खुसरो के जो गुरु हुए हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया जो गयासुद्दीन तुगलक के टाइम थे, ये उनके शिष्य थे, याद रखना।
और देखो इन्होंने अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कविताएं लिखना तो बलबन के टाइम से ही शुरू कर दिया था, लेकिन ये दरबारी कवि जो हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के हुए हैं, और ये उत्तर प्रदेश से इस बात से संबंधित है कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो एटा कासगंज जो यूपी में पड़ता है उस जगह पर हुआ था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। याद रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी दोनों फेमस हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी नकद वेतन देने वाला एक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ है, याद रखना। स्थायी सेना भी रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है बताने को, पर जो मुझे अच्छा लगता है या याद आ जाता है मैं वही बता देता हूँ आपको। और देखो शम्स सिराज अफीफ ये इन्होंने रचना की थी फुतू उस सलातीन की। पेइंग गेस्ट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? पेइंग गेस्ट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बताइए। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती हो, क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर भी करो सभी के बीच, क्योंकि सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेज नाम से, उसको ज्वाइन कर लो, उस पर मिलती है। और उसके अलावा जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी होते हैं उस पर, तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए, ठीक है। तो बताओ इसमें पेइंग गेस्ट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? देखो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है। पेइंग गेस्ट योजना का जो उद्देश्य है वो बता दूं आपको, प्रदेश में पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देना है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य। और इस योजना के तहत स्थानीय लोगों को होम स्टे की पेशकश करने, अवधि पाक विरासत का प्रदर्शन करने, नौकरियां पैदा करने और आय बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता है इसमें, याद रखना। और इस योजना का जो आरंभ है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से किया गया है। जो पेइंग गेस्ट योजना है इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, याद रखना। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। विकास का मार्ग यानी रूट ऑफ डेवलपमेंट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कौन सा कथन सही है? इराक ने यूरोप व पश्चिम एशिया को जोड़ने वाली 17 बिलियन की परियोजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया को आपस में जोड़ेगी। बताइए इन दोनों में से कौन कौन से सही हैं? विकास मार्ग परियोजना के संदर्भ में बताना है आपको कि इराक ने यूरोप व पश्चिम एशिया को जोड़ने वाली 17 बिलियन की इस परियोजना का शुभारंभ किया है और यह परियोजना यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया को आपस में जोड़ेगी। देखो ये दोनों ही कथन सही हैं। इराक ने इसकी स्टार्टिंग की है और ये जो योजना है यूरोप, पश्चिमी एशिया और एशिया को आपस में जोड़ेगी। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। और ये योजना कितनी राशि की है? तो 17 बिलियन की परियोजना है ये, ठीक है। दोनों ही सही हैं इसके, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हुई है? इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई अकादमी या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, बताइए चारों में से। देखो सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई अकादमी कह सकते हो इसे, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हुई है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जांच एजेंसियां इंडिया में काफ़ी फेमस है, एक सीबीआई, एक आईबी, इनके बारे में और चर्चा में तो अभी हाल ही में काफ़ी दिनों से आईबी है, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो है सीबीआई और अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल होने वाली ये 10वां सदस्य बना है इसका ये, ठीक है, 10वीं बनी है, याद रखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? डिजिटल कुंभ संग्रहालय का किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है पहले तो ये बताओ, और कितने वर्ष बाद लगता है जो पूर्ण कुंभ लगता है, और अर्ध कुंभ कितने टाइम बाद लगता है? देखो कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में और 12 वर्ष के बाद लगता है, और अर्ध कुंभ 6 वर्ष के बाद लगता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है इलाहाबाद, उसी हिसाब से भी समझ सकते हो। उत्तर प्रदेश राज्य में ही ये डिजिटल कुंभ संग्रहालय
जो है इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। पहली बात तो ये याद रख लेना। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस संग्रहालय के निर्माण का उद्देश्य जो है प्रसिद्ध जो कुंभ मेला है उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करना है। और यह संग्रहालय राज्य में पर्यटन के अवसरों में भी वृद्धि करेगा। तो महत्वपूर्ण ये होगा संग्रहालय। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक यानी बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। बताओ इन चारों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहले तो वो दिमाग लगा लो। अगर बड़ी है तो शायद संभावना अधिक ये ही रहती है कि उसका जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा ही होगा। जरूरी नहीं है यह कि बड़ी नदी है तो उसका सबसे लंबी नदी है तो उसका जल ग्रहण क्षेत्र भी अधिक हो, क्योंकि नील नदी सबसे लंबी है लेकिन उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो अमेजन से कम है। ठीक है, अमेजन दूसरे नंबर की है लेकिन उसका जो जल ग्रहण है वो सबसे अधिक है। तो देखो इसमें इन चारों में सबसे बड़ी भी है, लंबी भी है और जल ग्रहण क्षेत्र भी है, तो ये गोदावरी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है 31 लाख नहीं 31 लाख है क्या? 31 लाख नहीं, 31 लाख कहाँ से होगा? 32,87,000 तो इंडिया का क्षेत्र, सॉरी 3 लाख होगा, 3 लाख कुछ होगा, 3,01,000 कुछ होगा इसका, 3 लाख या फिर 12,000 कुछ होगा, 3,12,000 समथिंग है। आगे कुछ इतना वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल जो है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है। ठीक है, और यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है वो काफ़ी फेमस है, डेल्टा का निर्माण करती है ये नदी। ठीक है, इसके बाद इसमें से देखोगे तो इनमें से कौन सा कृष्णा नदी का है? इसमें कृष्णा का है, गोदावरी से कम है कृष्णा का जल ग्रहण क्षेत्र। और गोदावरी के बाद इसमें महानदी और नर्मदा, ये भी काफ़ी लंबी है, नर्मदा भी काफ़ी लंबी है। ठीक है, नर्मदा की भी लंबाई तकरीबन 1300 कुछ है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं भ्रंश घाटी से होकर के और खम्बात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा की लंबाई है तकरीबन 1312 किलोमीटर के आसपास है। और देखो ये गोदावरी जो है, गोदावरी सबसे बड़ी है दक्षिण भारत की नदी और इसकी 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की भी पूछी जाती है तो कृष्णा की भी याद कर लेना, ये भी काफ़ी लंबी है लेकिन गोदावरी से कम है, 1401 किलोमीटर के आसपास है। और दक्षिण भारत की एक कावेरी भी नदी है, उसकी भी लंबाई है 800 किलोमीटर के करीब। देखो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, गोदावरी को भी कहा जाता है। गोदावरी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी के बारे में याद रखना, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है या फिर गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा तो कहा जाता है गोदावरी को, लेकिन दक्षिण की गंगा कहा जाता है कृष्ण उसको, कावेरी को याद रखना। ठीक है, ये पूछी जाती हैं। महानदी ये भी काफ़ी फेमस नदी है, महानदी भी प्रवाहित होती है, याद रखना। देखो महानदी जो है काफ़ी प्रदूषित नदी है और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। खनिज संसाधन वगैरह उस साइड में अधिक है तो उसी वजह से समझ सकते हो ये प्रवाहित यानी प्रदूषित काफ़ी नदी है ये। ठीक है, इन नदियों को अच्छे से याद कर लेना। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। बताइए। तपोवन भूमि तो काफ़ी चर्चा में भी रही थी थोड़े दिन पहले, जैसे भूस्खलन या भूमि का धसाव वगैरह जो कुछ हुआ था, तपोवन उस क्षेत्र में संबंधित है। तो ये कहाँ पर पड़ती है? पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड का, तो ये उसमें पड़ती है। ठीक है, उत्तराखंड में। देखो उत्तराखंड के बारे में पता ही होगा आपको, 9 नवंबर 2000 को बना था ये उत्तराखंड, यूपी के 13 जिलों को काट करके। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से। और 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड बिहार से अलग हो करके। ठीक है, ये तपोवन और विष्णुगढ़ कहाँ पर हैं? ये दोनों जल विद्युत परियोजनाएँ और उत्तराखंड में पड़ती हैं। ठीक है, जल विद्युत परियोजना। देखो जल विद्युत परियोजना, जिस जल विद्युत परियोजना वो होती हैं जिसमें जल यानी बांधों के निर्माण के माध्यम से टरबाइनों का प्रयोग कर करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। एक सिंचाई परियोजना होती हैं जिनका उद्देश्य होता है सिंचाई करना, यानी सिंचाई के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका उद्देश्य मात्र सिंचाई का होता है। एक बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं, इनके नामों में देख पा रहे होंगे, बहुउद्देश्य यानी 2 से अधिक उद्देश्य जिसके होते हैं, 1 से 2 से अधिक उद्देश्य जिसके होते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं।
ठीक है। और देखो ये जो दोनों परियोजनाएं तपोवन और विष्णुगढ़, ये अलकनंदा नदी है उस पर बनाई गई हैं दोनों परियोजना उत्तराखंड में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट निम्न में से किसको जोड़ती है? देखो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो फर्स्ट है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। और देखो वो जलमार्ग सेकंड है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जलमार्ग सेकंड किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। उसके बारे में बताओ मुझे, जो ब्रह्मपुत्र पर है जलमार्ग सेकंड वो कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, बताओ। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? बताइए, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच में पड़ते हैं? बताओ। पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, शनि और वरुण। बताइए, मंगल और यूरेनस के बीच में कौन कौन से ग्रह हैं? तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में बृहस्पति और शनि ग्रह जो दोनों हैं ये मंगल और यूरेनस के मध्य में पड़ते हैं। देखो सबसे नज़दीक तो सूर्य के है बुध, ठीक है, याद कर लेना। सबसे नज़दीक कौन है? जैसे 8 ग्रह हैं टोटली, उसमें से सबसे नज़दीक है बुध, बुध के बाद है शुक्र, तीसरे स्थान पर है पृथ्वी, चौथे पर मंगल है। मंगल के बाद देखोगे बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद आएगा शनि, शनि के बाद आएगा यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून सबसे एंड में आएगा जो वरुण है, ठीक है। आकार के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण और वरुण। देखो 4 ग्रह आंतरिक हैं, 4 बाहरी हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं और वो तो समुद्र उसके सूर्य के नज़दीक हैं, और जो बाहरी ग्रह हैं वो सूर्य से दूर हैं। अगर आप बाहरी ग्रहों को भी आकार के हिसाब में देखोगे तो बृहस्पति के बाद लगातार 8वें नंबर तक देखो, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों क्रम से हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। अगर इसके बाद देखोगे तो आंतरिक ग्रहों में आओगे तो उसमें स्थान आएगा पृथ्वी का, 5वें स्थान पर है पृथ्वी यानी आकार के हिसाब में। उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है और सबसे छोटा है बुध, ठीक है। बुध सबसे नज़दीक भी है सूर्य के और सबसे छोटा भी है, याद रखना। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से किस देश में स्थित है? ड्रैकेंसबर्ग, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया। देखो ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीकी देश है दक्षिण अफ्रीका, इसमें पड़ता है ये, ठीक है, याद रखना। क्या दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ये ड्रैकेंसबर्ग? नहीं, अफ्रीका तो महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीकी देश में स्थित है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। नामीबिया, बोत्सवाना, शायद मुझे बोत्सवाना में लग रहा है ये दक्षिण अफ्रीका के तो दक्षिण पूर्व में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में पड़ता है, देखना इसे। देखो जब इसके ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में है तो फिर ये उत्तर पूर्व में नहीं, ड्रैकेंसबर्ग तो ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में। लेकिन ये बोत्सवाना तो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में, नामीबिया और बोत्सवाना, नामीबिया इसके उत्तर पश्चिम में पड़ेगा, और लेकिन ये ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में है। तो समझ सकते हो दक्षिण पूर्व में तो फिर समुद्र है उसी हिसाब से, तो इसका सही जवाब होगा ये दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। और देखो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान भी है, और किस लिए प्रसिद्ध है वो किम्बरले की खान? हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, हीरा उत्पादन के लिए। जोहान्सबर्ग भी है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। और देखो बेल्ट घास के मैदान है, बेल्ट जो प्रदेश है यहाँ का उसको मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना, ठीक है। और देखो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत एक देश है लेसोथो, उसे भी समझ लेना, वो दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर ही है, यानी चारों तरफ से घेरा हुआ है। लेसोथो स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है इसके बारे में बताने के लिए। और देखो माउंट किलिमंजारो भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ज्वालामुखी जो है माउंट किलिमंजारो काफ़ी फेमस है, वो माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में पड़ता है, स्पेशली तंजानिया क्षेत्र में।
निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना परीखा स्थित है? डायामेंटिना परीखा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर, बताइए। डायमेंटिना यानी परीखा किस महासागर में स्थित है? देखो ये हिंद महासागर में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर में स्थित है ये डायमेंटिना। याद कर लेना इसे। डायमेंटिना को ही कह सकते हो परीखा, और ये हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। ये याद रखना। और इसकी गहराई तकरीबन 8,000 मीटर के आसपास है, यानी 8 किलोमीटर गहरी है ये नीचे। और जब जावा जो खाई है उसी की, जावा खाई की भी काफ़ी गहराई है, उससे भी अधिक गहरी है ये। देखो दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है महासागरों में, उसमें सबसे गहरी गर्त है मेरियाना गर्त, ठीक है। उससे तो कम है, लेकिन ये हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है डायामेंटिना, या इसे परीखा भी कह सकते हो। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। एक साइड में भारत के सागर तट हैं और एक साइड में राज्य हैं। देखो गोपनाथ सागर तट ये किस राज्य पर है? ये गोपनाथ सागर तट जो है भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। ये कर्नाटक में पड़ता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 5। गोपनाथ सागर तट जो है समुद्र का, ये किस राज्य में? कर्नाटक में। लोसंस वे सागर तट, ये तट जो पड़ता है ये पूर्वी घाट पर है। ये सागर तट पूर्वी घाट का तट है क्या? क्या लोसंस वे सागर तट पूर्व का है पश्चिम का है? ये लोसंस वे सागर तट, देखो ये गोवा में पड़ता है, तो पश्चिमी तट हुआ, पूर्व कहाँ से हुआ? ठीक है, इसका 4 हो गया। देवबाग सागर तट, देवबाग सागर तट ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। देवबाग सागर तट ये गुजरात में, इसका 3 हो जाएगा। सिंकरिम सागर तट, सिंकरिम सागर तट ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका 1 हो जाएगा। देखो 5 4 3 1 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 शिखर सम्मेलन। देखो कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है ये क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुई थी उससे शुरू हुआ था। ये 1997 में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? 1997 में, याद रखना। और इसमें कार्बन क्रेडिट जो अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में देखोगे आप तो उत्सर्जन नियंत्रण की योजनाएं है, और कार्बन क्रेडिट सही अर्थों में आपके द्वारा किए गए जो कार्बन उत्सर्जन है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना समझ सकते हो इसे। तो कार्बन क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया? 1997 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पूछी जाती है 1987 में हुई थी, 16 सितंबर 1987 को। इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कथन और कारण देख लो। कथन है इसमें पारितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रिया है। कारण है इसमें पारितंत्र शब्द A.G. टेंसले ने दिया था, टांसले या टेंसले कुछ भी कह सकते हो। कथन पहला है इसमें पारितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रिया है। बताओ इसमें से कौन सा सही है? देखो पारितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रिया है, सही है। पारितंत्र शब्द जो दिया गया A.G. टांसले के द्वारा ही दिया गया, तो ये भी सही है। इसमें दोनों ही सही हैं, लेकिन इससे इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। क्या इतने से व्याख्या थोड़ी हो जाएगी कि पारितंत्र शब्द A.G. टांसले ने दिया? समझ पा रहे होंगे। देखो पारितंत्र एकीकृत प्राकृतिक तंत्र है जो जीवित एवं निर्जीव यानी जीवित सजीव और निर्जीव पर्यावरणीय कारकों की अंतर्क्रिया से बना है, इतना समझ लो, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हरित जलवायु निधि यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है।
ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा सही है इनमें से। देखो पहला सही है इसमें, ठीक है, पहला सही है। यह विकास देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है, ठीक है। दूसरा है इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। क्या ये सही है? देखो इसको जो शुरू किया गया है, एक तो है आपकी हरित जलवायु निधि, जिसे कह सकते हो GCF, यानी हरित जलवायु निधि, जिसकी स्थापना की गई है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC। UNFCCC की काफ़ी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म लगाना है आपको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके तत्वाधान में की गई है, ठीक है। और इसकी जो घोषणा की गई थी वर्ष 2010 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो इचियोन दक्षिण कोरिया में पड़ता है। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 बिलियन के एक कोष की स्थापना की गई है, जो विकसित देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, याद रखना। और इसमें जो इस निधि का जो उपयोग विकास बैंकों जैसे विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि के माध्यम से किया जाना है। तो देखो इसमें ओनली पहला सही है, इसमें दूसरा गलत है। भारत में जैविक भंडारों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? जैविक भंडारों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, इसमें पारिस्थितिक संरक्षण एवं अन्य पर्यावरणीय पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। दूसरा है, चुने हुए क्षेत्र की वनस्पतियों, जीवों तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता का संरक्षण। भारत में जैविक भंडारों के उद्देश्य के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। देखो ये दोनों ही कथन सही हैं। पारिस्थितिकी संरक्षण एवं अन्य पर्यावरणीय पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देना और चुने हुए क्षेत्र की वनस्पतियों, जीवों तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता का संरक्षण, तो ये दोनों ही सही हैं इसमें, ऑप्शन सी। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? सिजदा और पाइबोस ये बलबन ने शुरू किए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुआ है, ठीक है, गुलाम वंश का शासक हुआ है ये बलबन। तो बताओ इसको किसने समाप्त किया था सिजदा को? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने इसको समाप्त किया था। देखो बलबन के बारे में बता दूं, बलबन ने यह प्रथा चालू की थी सिजदा, और ये जो चालू किया था इसने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए किया था। फारसी परंपरा पर आधारित ये सिजदा प्रथा थी, ठीक है। इसमें सिजदा का जो मतलब होता था, घुटने पर बैठ करके सम्राट के सामने सिर झुकाया जाता था। देखो एक पाइबोस भी इसने शुरू किया था, जो पाँव को चूमना था, यानी जो शासक था उसके पैरों को चूमते थे और घुटने पर बैठ करके सम्राट के सामने सिर झुकाते थे। इसको समाप्त किया था शाहजहां ने। मुगल वंश का ये महत्वपूर्ण शासक हुआ है शाहजहां, ठीक है। ये अकबर का पुत्र था शाहजहां, नहीं जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। 1627 से 1658 तक बना था ये। अकबर का तो जहांगीर था, ठीक है। और इसके बचपन का नाम था, क्या था बचपन का नाम? खुर्रम था, ठीक है। मारवाड़ के राणा हुए जिनका नाम था उदय सिंह, उसकी पुत्री से विवाह किया था, जगत गोसाई उसका नाम था। और देखो शाहजहां के काल को ही स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगरा में ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद वगैरह ये सभी बनवाई थी शाहजहां ने। देखो 1612 में इन्होंने अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया था, जो फेमस है मुमताज महल के नाम से। उन्हीं की याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था। और देखो ऐसा कहा जाता है कि मुमताज महल से इनको 14 पुत्र हुए थे, यानी 14 पुत्र हुए थे, 14 बच्चे हुए थे ये कह सकते हो, जिसमें से पुत्रियां भी हुई थी और पुत्र भी हुए थे, ठीक है। लेकिन 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित बची थी मात्र, और उनमें से भी वो 14वें पुत्र को जन्म देते टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से 14 बच्चे को जन्म देते टाइम उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? 1631 में हुई थी, यूपी के बुरहानपुर में हुई थी, बुरहानपुर में, ठीक है। मृत्यु के वर्ष बाद ही, जिस वर्ष मृत्यु हुई थी, शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया था, और 22 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनने में। इतना याद रख लेना, 1631 से लेकर के 1653 तक बना था ये। और ताजमहल जो बना हुआ है सफ़ेद संगमरमर यानी मकराना का, राजस्थान से लाया गया था, उससे बनवाया गया है,
और जो ताजमहल का डिज़ाइन बनाया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। पूछा जा सकता है कि ताजमहल का डिज़ाइनर कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं और इसके प्रधान मिस्त्री हैं उस्ताद ईसा। इसमें पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल किया गया है, ये एक ईरानी कला थी। हुमायूं के मकबरे में भारत में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, इतना समझ लेना। और पित्रादुरा शैली का भारत में सबसे पहले प्रयोग जो हुआ है, नूरजहाँ ने अपने पिता ग्यास बेगम का जो मकबरा बनवाया था आगरा में, एतमादुद्दौला का मकबरा, उसमें हुआ है पित्रादुरा शैली का। ये मत समझ लेना कि ताजमहल में हुआ है, सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है। और देखो 1636 में शाहजहाँ ने अपने दक्कन अभियान किए थे, काफ़ी फेमस है ये भी। 1638 में अपनी राजधानी दिल्ली से शाहजहानाबाद ले गया था ये। लाल किला बनवाया शाहजहाँ ने, कश्मीरी गेट बनवाया, कश्मीरी गेट बनवाया। उसके अलावा जामा मस्जिद बनवाई, दिल्ली गेट बनवाया, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट। दिल्ली जाओगे तो आप देखोगे सभी को। लाल किले में ही इसने दीवाने आम और दीवाने खास भी बनवाई। स्वर्ण सिंहासन बनवाया था इसने। स्वर्ण जो सिंहासन बनवाया था उसको कौन लूट करके ले गया था, कोई बता सकता है? जिसको तख्ते ताउस कहते थे या मयूर सिंहासन भी कहते थे उसी में, और उसी में इसने कोहिनूर हीरा भी लगवाया था। और देखो 1657 में शाहजहाँ के द्वारा दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया था। उस टाइम औरंगजेब जो था वो सूबेदार था दक्कन का। शाह सुजात जो था उस टाइम बंगाल का सूबेदार था, इसी का पुत्र था। और मुराद बख्श इसका गुजरात का था। देखो शाहजहाँ के 4 पुत्र हुए, एक हुआ दारा शिकोह सबसे बड़ा, एक शाहू सुजा हुआ, मुराद बख्श हुआ और औरंगजेब। ये 4 पुत्र थे जिनमें उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई। उसके बाद सभी को मार करके सब कुछ जीत करके औरंगजेब शासक बना था। एक धर्मत का युद्ध पूछा जाता है। धर्मत का जो युद्ध हुआ था मुराद बख्श और औरंगजेब की सेना के मध्य हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो काफ़ी फेमस हुआ है। और शाहजहाँ को बंदी भी बना लिया था इसने, क्या याद रखना, शाहजहाँ को 8 साल बंदी बना करके रखा था औरंगजेब ने आगरा के किले में, ठीक है। और फिर जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी तो मुमताज़ महल की कब्र के पास ही शाहजहाँ को दफनाया गया था। और इनायत खान हुए हैं, उनके द्वारा शाहजहाँनामा जो जीवनी है शाहजहाँ की वो लिखी गई थी, ठीक है। काफ़ी कुछ बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहाँ के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वासपात्र, मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्तकार तथा कवि। बताइए कौन सा होगा? तो देखो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये शाहजहाँ के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमीद लाहौरी ये किसके टाइम में थे? शाहजहाँ के टाइम में। आगे देखते हैं। एक सेकंड, इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी, वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, ये अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, याद रखना। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? ये भी काफ़ी पूछा जाता है। देखो मुगल बादशाह शाहजहाँ हुए, उन्हीं के समय उनका पुत्र था, विद्वान था, काफ़ी होशियार भी था, दारा शिकोह, जिसे लघु अकबर भी कहा जाता है दारा शिकोह को। स्वयं तथा काशी यानी वाराणसी के कुछ संस्कृत विद्वानों की सहायता से इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी में, और नाम के क्या रखा था उसका? सिर ए अकबर नाम रखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, शाहजहाँ के समय हुआ है यह फारसी में अनुवाद, ठीक है, उपनिषदों का। और दारा शिकोह ने कराया था, इसमें कुछ विद्वानों का सहयोग भी लिया था इसने, ठीक है। और उपनिषद जो है हिंदू धर्म से संबंधित है और महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं, ये याद रखना। और ये वैदिक यानी वेदों से संबंधित हैं, ये अभिन्न भाग हैं उसके, और संस्कृत में लिखे हुए हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टंका और जीतल, तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ये चांदी का सिक्का हुआ करता था टंका,
ठीक है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। 1210 से 1236 तक शासन किया। रजिया सुल्तान का पिता था ये, और एक तुर्क था ये, इलवारी तुर्क था, इस वजह से इसको इलवारी वंश भी कहा जाता है। और इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे। इसने चांदी का टंका चलाया था जिसका वजन जो होता था 175 ग्रेन का हुआ करता था, और जीतल चलाया था तांबे का। याद रखना, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था भी शुरू की थी। और इसका मकबरा जो यानी भारत में संभवतः देखा जाए तो पहला मकबरा जो निर्मित करवाने का श्रेय भी दिया जाता है इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? बताइए, किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। इसने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया था। इसको मोल्लेमिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें देखोगे आप तो मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों, इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 34 कंप्लीट होता है आज का। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, M2M क्लासेस नाम से है। लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जा कर के देख सकते हो। ठीक है, आगे मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट नंबर 35 के साथ। बाय।